अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एट ईज़। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ओज़ोन लेयर के बारे में और ओज़ोन डिप्लीशन के बारे में, उसकी कॉजेज़ क्या हैं और उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। इस आज की वीडियो में हम इन जो पॉइंट्स हैं उनको डिटेल्ड स्टडी करेंगे। इस वीडियो में बेसिकली मैंने जो हमारे पास एसएसई मैट्रिक की टेक्स्ट बुक है वहाँ से, इंटर की बुक से, एचईसी की रिकमेंडेड बुक सबसे स्टडी करके फिर आपके सामने ये एक टॉपिक समराइज़ करके पेश किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ड्यूरिंग लेक्चर आपने जो है वो गौर से सारी बातें सुननी है, क्योंकि सब कुछ लिखना तो पॉसिबल नहीं होता। तो साथ साथ आप लोग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट करते जाइएगा, ठीक है। तो ओज़ोन हमारे पास क्या है? ओज़ोन हमारे पास एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है, जिसके अंदर 3 ऑक्सीजन एटम्स मौजूद होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये एक कलरलेस गैस है, लो बॉइलिंग पॉइंट गैस है, हाईली रिएक्टिव गैस है और जो फोटोकेमिकल स्मोक है इसका एक मेजर इंग्रेडिएंट है। नेक्स्ट हमारे पास ये इंपॉर्टेंट और नेचुरल कंपोनेंट है हमारे स्ट्रेटोस्फीयर का। अब जो हमारे पास अर्थ है उसके अराउंड गैसेस का एक इन्वेलप होता है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, और उस एटमॉस्फेयर के 4 रीजन्स होते हैं, ठीक है। पहले तो हम डायग्राम में इन रीजन्स को देख लेते हैं ताकि हमें ये सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि सारा जो टॉपिक है वो बेसिकली जो हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर है इसके अराउंड ही रिवॉल्व करता है। देखें, ये हमारे पास है अर्थ, और अर्थ के अराउंड जो हमारे पास फर्स्ट रीजन है उसे हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, और ये हमारे पास 0 से 12 किलोमीटर तक की हाइट पर मौजूद होता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रेटोस्फियर सेकंड रीजन, जो कि 12 से 50 किलोमीटर तक होता है। और नेक्स्ट हमारे पास है मीजोस्फियर जो 50 से 85 किलोमीटर है, और फिर है थर्मोस्फियर जो कि 85 से 120 किलोमीटर तक है। इनको डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपने स्ट्रेटोस्फीयर को लेकर चलेंगे, सेकंड रीजन को, जहाँ पर हमारे पास ओजोन लेयर मौजूद होती है। ओजोन लेयर बेसिकली हम एटमॉस्फेयर के उस रीजन को बोलते हैं जहाँ पर हमारे पास ओजोन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा या मैक्सिमम ओजोन कंसंट्रेशन प्रेजेंट होती है, उसे हम बोलते हैं ओजोन लेयर, जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद होती है। और ये 20 से 25 किलोमीटर की जो आल्टीट्यूड है वहाँ पर ये मौजूद होती है, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारे पास है स्ट्रेटोस्फीयर, इसको मैंने इंडिविजुअली जो है यहाँ पर इलेबोरेट किया है। यहाँ पर जो स्ट्रेटोस्फीयर है उसके 3 मेजर रीजन्स हैं, लोअर स्ट्रेटोस्फीयर, मिडिल स्ट्रेटोस्फीयर और अपर स्ट्रेटोस्फीयर। नेक्स्ट हमारे पास है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या है हमारे पास? द रीजन या फिर लेयर वेयर ओजोन इज मोस्ट strongly concentrated at an altitude of 20 to 25 kilometer. It is a deep layer in Earth's atmosphere that contain ozone. नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है ओजोनोस्फेयर। ओजोन मॉलिक्यूल्स फॉर्म ए गैसियस लेयर इन द अर्थ्स अपर एटमॉस्फेयर नाउन एज स्ट्रेटोस्फेयर। जो ओजोन के मॉलिक्यूल्स हैं ये गैसियस लेयर बनाते हैं अर्थ्स के अपर एटमॉस्फेयर में, जिसे हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। अब स्ट्रेटोस्फेयर का वो लोअर रीजन जहाँ पर ओजोन की कंसनट्रेशन बहुत हाई होती है उसे हम क्या बोलेंगे? ओजोनोस्फियर। जो ओजोन की कंसंट्रेशन है अब हम उसको डिस्कस करेंगे। ओजोन की कंसंट्रेशन ओजोन लेयर में होती है 10 पार्ट्स पर मिलियन, और एवरेज जो हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में ओजोन वैसे भी मौजूद होती है उसकी कंसंट्रेशन है 0.3 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में और जो ओजोन के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं उनकी कंसंट्रेशन कितनी कम है, और जो ओजोन लेयर है जो कि स्ट्रेटोस्फेयर के मिडल रीजन में बनती है वहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन 10 पार्ट्स पर मिलियन है। नेक्स्ट हमारे पास एक पॉइंट है यहाँ पर कि डोब्सन क्या है। तो डोब्सन हमारे पास यूनिट है जिसमें हम ओजोन की अमाउंट को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। बेसिकली हमारी जो अमाउंट ऑफ ओजोन होती है वो होती है 350 डोब्सन। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओजोन लेयर की थिकनेस की। तो ओजोन लेयर की जो थिकनेस है ये वेरी करती है सीज़न टू सीज़न और जियोग्राफी के लिहाज से भी। जो हमारे पास ओजोन है ये प्रोड्यूस होती है ट्रॉपिकल रीजन्स में, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट हो जाती है पोलर रीजन्स में। तो हमारे पास जो ओजोन है वो कहाँ पर प्रोड्यूस होती है? ट्रॉपिकल रीजन्स में, और ट्रांसपोर्ट हो जाती है पोलर रीजन्स में। इसके अलावा जो हमारे पास ओजोन की कंसंट्रेशन है वो बहुत कम होती है अलोंग द इक्वेटर, ठीक है। ओनली 3 मिलीमीटर थिक हमारे पास इसकी थिकनेस होती है ओजोन लेयर की। मेजरमेंट का एक दूसरा यूनिट हम कह सकते हैं कि स्लाइटली मोर देन थिकनेस ऑफ 2 डाइम्स। डाइम हमारे पास एक अमेरिकन कॉइन है और उसकी थिकनेस से इसको कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर। तो ओजोन जो हमारे पास है इसकी फॉर्मेशन होती है स्ट्रेटोस्फीयर में। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि जो स्ट्रेटोस्फीयर है इसके 3 रीजन्स हैं हमारे पास।
तो जो इसका हमारे पास मिडल रीजन है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है ये अपर स्ट्रेटोस्फीयर है, ठीक है, जहाँ पर ओजोन की डिकम्पोजिशन होती है, क्योंकि यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही होती हैं और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से जो ओजोन है उसकी जो है वो डिकम्पोजिशन ज़्यादा होती है, और नीचे जो है वो कम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ओजोन के मॉलिक्यूल्स हैं वो सेव रहते हैं और उनकी जो फॉर्मेशन है वो भी ज़्यादा होती है, ठीक है। जब हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो नॉर्मल ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है उस पर पड़ती है, तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन स्प्लिट हो जाती है टू एटॉमिक ऑक्सीजन्स में, ठीक है। ये एटॉमिक ऑक्सीजन फिर कंबाइन करती है स्टैंडर्ड डाई एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ और ये बना देती है ट्राई एटॉमिक ओजोन। इसकी स्कीमेटिक डायग्राम में आप देखें, यहाँ पर हमारे पास जो है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, जब उस पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ती है तो वो 2 ऑक्सीजन एटम्स में स्प्लिट हो जाती है। इनमें से जो हमारे पास एक ऑक्सीजन का एटम है वो दोबारा से डायटोमिक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो होगा उसके साथ कंबाइन करेगा और ट्राइएटोमिक ओजोन बना देगा, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ओजोन की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पर देखें कि जो हमारे पास ओजोन फॉर्मेशन है और ओजोन की जो डिकम्पोजिशन है, इनके दरमियान इक्विलिब्रियम होता है। जब तक इनके दरमियान डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश रहेगा तब तक ओजोन लेयर जो है वो सेव रहेगी। जो हमारे पास ओजोन प्रोडक्शन है और ओजोन डिस्ट्रक्शन है, इनके दरमियान इक्विलिब्रियम का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर ओजोन डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है यूवी लाइट या यूवी रेडिएशंस की वजह से, तो हमारे पास जो ओजोन की लेयर है वो डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, जो कि फर्दर बहुत से हैज़र्डस इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है रोल ऑफ ओजोन। जो हमारे पास ओजोन है इसके दो रोल हैं, एक इसका बेनिफिशियल रोल है और दूसरा इसका हार्मफुल रोल है। इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारे पास ओजोन है वो इसे गुड ओजोन भी कहते हैं या गुड गैस भी कहते हैं और बैड भी कहते हैं। अगर तो हमारे पास जो ओजोन है वो एटमॉस्फेयर के बाकी रीजन जैसे कि ट्रोपोस्फियर में ग्राउंड लेवल में प्रेजेंट है, तो ये ग्राउंड लेवल पोल्यूटेंट शुमार की जाएगी। लेकिन अगर ओजोन जो हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर मौजूद है और ओजोन लेयर बना रही है, तो वो शील्ड के तौर पर काम करती है और एब्जॉर्ब करती है यूवी रेडिएशंस को और उनको रोकती है कि वो अर्थ पर ना आए, और इस तरह से लाइफ जो है वो सेव रहती है, ठीक है। तो जो हमारे पास ओजोन का बेनिफिशियल रोल है, ये क्या करती है, प्रिजर्वेशन ऑफ करंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ सरफेस, एक्ट एज ए शील्ड एंड एब्जॉर्ब बायोलॉजिकली डेंजरस यूवीबी रेडिएशंस। अब यहाँ पर जो हमारे पास यूवीबी रेडिएशन है ये शायद आपने फर्स्ट टाइम ही सुना हो। जो हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस है ना, ये बेसिकली 2 बैंड्स में डिवाइड होती है, यूवी ए और यूवी बी। जो हमारे पास यूवी ए है इसकी वेवलेंथ होती है 320 से 400 नैनोमीटर के दरमियान, और जो हमारे पास अल्ट्रावायलेट बी है ये हाई एनर्जी रेडिएशन होती है और इसकी जो वेवलेंथ होती है ये 320 से लेस होती है। समटाइम्स अगर हमारी जो वेवलेंथ है रेडिएशन की वेवलेंथ वो 200 से 280 नैनोमीटर के रीजन में है, तो हम इसे यूवीसी जो है ना उसमें कैटेगराइज करते हैं। तो ये हमारे पास यूवी रेडिएशन के डिफरेंट बैंड्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास इट क्रिएट्स टेम्परेचर इन्वर्जन इन स्ट्रेटोस्फीयर मेंटेन स्टेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो ये तो हमारे पास थे कि बेनिफिशियल रोल क्या है ओजोन लेयर के। नेक्स्ट हमारे पास इसके हार्मफुल रोल क्या है। इन द ट्रोपोस्फीयर नियर ग्राउंड इट इज़ ऑफन रिफर टू एज ग्राउंड लेवल पोल्यूटेंट। ये पोल्यूटेंट के तौर पर काम करेगी और ये कफिंग, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, एग्रावेट लंग एंड हार्ट डिजीजेस, रिड्यूस रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड न्यूमोनिया, इरिटेट आइज एंड नोज एंड थ्रोट प्रॉब्लम्स। तो ये सारी वो डिजीज़ हैं जो कि ओजोन की वजह से होती हैं अगर वो ट्रोपोस्फीयर में प्रेजेंट होगी। इट आल्सो डैमेज प्लांट्स, रबर इन टायर्स, फैब्रिक्स एंड पेंट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके हार्मफुल रोल है। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है, जो मेन हेडिंग है इस टॉपिक की, ओजोन डिप्लीशन। तो डिप्लीशन का जो लिटरल मीनिंग है इसका मतलब होता है रिड्यूस हो जाना, थिन हो जाना, कम हो जाना। तो ओजोन डिप्लीशन का मतलब क्या होगा कि ओजोन के मॉलिक्यूल्स या फिर ओजोन लेयर जो है इसका डिप्लीट, रिड्यूस हो जाना। तो ग्रेजुअल थिनिंग और रिडक्शन ऑफ अर्थ्स ओजोन लेयर कॉज्ड बाय द रिलीज ऑफ केमिकल कंपाउंड्स कंटेनिंग गैसियस क्लोरीन और ब्रोमीन रेडिकल्स इज कॉल्ड ओजोन डिप्लीशन। ये तो इसकी हो गई है सिंपल सी डिफाइन। नेक्स्ट हमारे पास अर्ली 1970s में साइंटिस्ट्स जो हैं उन्होंने डिस्कवर किया था बहुत से एविडेंस को कि जो हमारे पास ओजोन की कंसंट्रेशन है उसके अंदर डिक्लाइन आ रहा है, ठीक है। बहुत से साइंटिस्ट जो है उनका पहले ये मानना था कि जो हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड है
जो हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड है ये मेन रीज़न है ओजोन की डिप्लीशन की, क्योंकि ये कैटालिटिकली ओजोन मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करती है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है और ओजोन की डिप्लीशन करवाती है, उसकी डिकम्पोजिशन करती रहती है। लेकिन बाद में ये मालूम हुआ कि जो हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड है ये बहुत ही अनस्टेबल केमिकल कंपाउंड है, जो कि ट्रोपोस्फेयर में प्रोड्यूस होता है और इसकी हाफ लाइफ इतनी शॉर्ट है कि ये स्ट्रेटोस्फेयर तक तो पहुंच ही नहीं पाती। तो इसका मतलब कि जो हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड है वो तो ओजोन डिप्लीशन की वजह नहीं हो सकती, या कह लें कि सिर्फ नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन डिप्लीशन की वजह नहीं हो सकती। इसका मतलब कि कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स ज़रूर एग्जिस्ट करते हैं जो कि बहुत ही स्टेबल हैं और वो स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंचकर वहाँ पर उसकी डिप्लीशन कोज करते हैं। हमारे पास दो अमेरिकन साइंटिस्ट रोलैंड और मोलिना, इन दोनों साइंटिस्ट ने इसमें बहुत सी जो है वो इन्वेस्टिगेशन की और उन्होंने हमें एक थ्योरी पेश की ओजोन डिप्लीशन की। उन्होंने डिस्कवर किया कि जो हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं ये कुड बी फोटोलाइज्ड बाय हाई एनर्जी फोटोन्स, जिनको मतलब जो हमारे पास लाइट रेडिएशंस हैं, यूवी रेडिएशंस हैं, वो क्या कर सकती हैं, इनको ब्रेक कर सकती हैं और उनकी ब्रेकडाउन से जो हमारे पास क्लोरीन का फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होगा वो ओजोन के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगा और उसको डिस्ट्रॉय करेगा, और इस प्रोसेस को इन्होंने रोलैंड मोलिना थ्योरी ऑफ ओजोन डिप्लीशन का नाम दिया। ठीक है, अब हमारे पास जो ओजोन डिप्लीशन है इसकी बहुत सी रीजंस हैं। फर्स्ट हमारे पास जो उसका जो मेन कोज है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो कि इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ केमिकल्स हैं और एज ए सोलवेंट्स, एरोसोल्स, फायर रिटार्डेंट्स, रेफ्रिजरेटर्स में और एयर कंडीशनर्स में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं। ये जो हमारे पास है ना ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का अल्टरनेटिव यूज़ है और इनका जो पोटेंशियल है ओजोन को डिस्ट्रॉय करने का वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की निस्बत बहुत ही कम है, सिर्फ 2 to 5% ओजोन डिस्ट्रॉइंग पोटेंशियल ऑफ CFCs। नेक्स्ट हमारे पास है हेलोन्स, जो कि क्लास ऑफ फ्लोरोकार्बन्स हैं और इनके अंदर ब्रोमीन एटम्स मौजूद होते हैं। हेलोन्स को कॉमनली यूज़ किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर्स में। ये क्या करते हैं, ये ब्रोमीन एटम को रिलीज़ करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन को। नेक्स्ट हमारे पास मिथाइल ब्रोमाइड है, जो कि पेस्टिसाइड के तौर पर यूज़ होता है और ओशनिक प्लांक्टन्स भी इन्हें प्रोड्यूस करते हैं। मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, व्हीकुलर एमिशन, तो ये सारी वो कोजेज हैं या केमिकल्स हैं जो कि ओजोन डिप्लीशन की वजह बनते हैं। लेकिन जो मेन रोल है या मेन कोज है वो हमारे पास है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो नेक्स्ट हम इसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को लेकर चलेंगे और ये कैसे ओजोन को डिप्लीट करें वो मैकेनिज्म स्टडी करेंगे। नाउ हैव अ लुक एट दिस मैकेनिज्म। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCl3, जब इसके ऊपर यूवी रेडिएशंस पड़ेगी तो जो हमारे पास CFCl3 है इसमें कार्बन और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा। जब इस बॉन्ड की ब्रेकडाउन होगी तो हमारे पास जो CFCl3 है वो CFCl2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और एक फ्री रेडिकल जो है ऑक्सीजन क्लोरीन का वो प्रोड्यूस होगा। ये जो हमारे पास क्लोरीन का फ्री रेडिकल है ये बहुत ही ख़तरनाक है। ये थाउजेंड्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स की मत मार के रख देता है। इसमें 10,000 से 100,000 जो ओजोन के मॉलिक्यूल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी होती है। ये जो हमारे पास क्लोरीन का फ्री रेडिकल है, ये क्लोरीन एटम है, ये हमारे पास ओजोन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, वहाँ से मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा और जो हमारे पास फ्री ऑक्सीजन होगी उसके साथ मिलकर क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाएगा। अभी जो क्लोरीन मोनोऑक्साइड है ये क्या करेगा, ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करेगा और ख़ुद क्या हो जाएगा, वहाँ से अलग हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास क्लोरीन का फ्री रेडिकल है ये नेक्स्ट जो ओजोन का मॉलिक्यूल होगा उसको जाकर डिस्ट्रॉय करेगा। ऐसे इसका साइकिल चलता जाएगा। और ये जो हमारे पास फ्री रेडिकल ऑक्सीजन है ये बहुत ही रिएक्टिव होता है। ये नेक्स्ट हमारे पास जो और एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल होगा उसके साथ मिलकर ऑक्सीजन बनाता जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो ओजोन है उसके मॉलिक्यूल्स की डिकम्पोजिशन होती जाएगी और ओजोन लेयर के अंदर क्या आ जाएगी, डिप्लीशन, रिडक्शन या थिनिंग हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है ओजोन होल का।
अब वो रीजन या ओजोन लेयर जहाँ पर ओजोन की कंसनट्रेशन बहुत ही कम रह जाए, ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, उसकी थिनिंग हो गई या ओजोन की लेयर की डिप्लीशन होगी या वहाँ पर बहुत ही कम कंसनट्रेशन रह गया, उस रीजन को हम बोलेंगे कि वहाँ पर ओजोन होल प्रोड्यूस हो गया। सबसे पहले जो ओजोन होल जो है वो देखा गया था अंटार्कटिका में 1980s में। ये अंटार्कटिका में जो ओजोन होल देखा गया था, ये 1970s से इसकी जो डिस्ट्रक्शन है ना वो या डिक्लाइन जो है वो स्टार्ट हुआ था और आहिस्ता आहिस्ता 1980s तक उसके अंदर 50% जो है ना उसकी डिप्लीशन हो चुकी थी। नेक्स्ट हमारे पास डिप्लीशन आल्सो रिकॉर्डेड ओवर आर्कटिक इन 1990s के अंदर जो आर्कटिक रीजन है वहाँ पर भी देखा गया था डिप्लीशन को। इन दी मिड लैटिट्यूड ओवर ऑस्ट्रेलिया ओजोन लेयर इज़ थिन्ड 5 to 7% थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर हैज़ इंक्रीज्ड। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे रीजन्स थे जिनको मैंने कोट किया जहाँ पर ओजोन होल को देखा गया। अब हमारे पास लास्ट हेडिंग है इसका इफ़ेक्ट्स का, ओजोन डिप्लीशन के क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं। तो जब ओजोन डिप्लीशन होगी इसका मतलब कि ओजोन लेयर के अंदर थिनिंग हो गई है और यूवी रेडिएशंस को ज़मीन तक आने का रास्ता मिल गया है। तो ज़मीन पर जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं जब उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूवी रेडिएशंस के साथ एक्सपोजर होगा तो उनके अंदर वेरियस डिजीज़ जो है ना वो हो सकती हैं। सबसे पहले जो हमारे पास ख़तरा है यूवी रेडिएशंस का वो है स्किन कैंसर। तो स्किन कैंसर में हमारे पास है मैलिग्नेंट मेलानोमा, हमारे पास जो स्किन के पिगमेंटेड सेल्स हैं मिलानोसाइट्स के अंदर ट्यूमर की वजह से होगा। नेक्स्ट हमारे पास बेसल एंड सिक्यूमस सेल्स कार्सिनोमा। ये ट्यूमर होता है जो भी हमारी बॉडी की आउटर या फिर इनर सरफेस पर एपिथेलियल सरफेस जो होती है वहाँ पर जो सेल्स मौजूद होते हैं उनके अंदर मैलिग्नेंट ट्यूमर की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास आई डैमेज है, जो जब भी हम यूवी रेडिएशंस के साथ हमारा ज़्यादा एक्सपोजर होगा तो कैटारेक्ट प्रॉब्लम्स ये ज़्यादातर होते हैं जो हमारे पास बूढ़े लोग होते हैं उनके अंदर जो आईलेंस है, आईलेंस में टिश्यूज़ होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, फाइबर्स होते हैं, उनकी ब्रेकडाउन की वजह से जो विजन का प्रोसेस है वो अच्छे से नहीं हो पाता। नेक्स्ट हमारे पास फोटो कीराटाइटिस और स्नो ब्लाइंडनेस है। ये वो कंडीशन है जब हमारे पास ज़्यादा यूवी रेडिएशंस का एक्सपोजर होगा आइज़ पर तो जो ओक्यूलर टिश्यूज़ हैं उनके अंदर बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास डैमेज टू इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम क्या होगा, वीक हो जाएगा, रिस्पॉन्स जो होगा इम्यून सिस्टम का वो वीक होगा और समटाइम्स तो इम्यून सिस्टम की इम्पेयरमेंट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। नेक्स्ट एजिंग ऑफ स्किन। एजिंग ऑफ स्किन एक बहुत बड़ा जो है वो इसका मसला है। फोटो एलर्जी रिजल्ट्स इन फोटो एलर्जी है जिसके अंदर क्या होता है, आउटब्रेक ऑफ रैशेज़ प्रोड्यूस होते हैं स्किन के ऊपर। मोस्टली ये होता है फेयर स्किन पीपल्स में। नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, चेस्ट पेन, थ्रोट इरिटेशन, हैम्परिंग लंग फंक्शंस। तो ये इसके जो है ना वो कॉमनली जो इश्यूज़ जो हैं वो देखे। नेक्स्ट एम्फीबियंस के अंदर एम्फीबियंस जो हैं उनके नंबर में डिक्लाइन की सबसे बड़ी वजह जो है ना वो ओजोन डिप्लीशन है, क्योंकि जो एम्फीबियंस हैं उनके अंदर लार्वल स्टेज से लेकर एडल्ट स्टेज तक जो उनकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं उनके अंदर डिफॉर्मिटीज़ आ सकती हैं, उनका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो सकता है। एम्फीबियंस को बहुत से तरीक़ों से ओजोन डिप्लीशन की वजह से नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास मेरीन इकोसिस्टम है वो भी वर्सली अफेक्ट हो रही है। जो हमारे पास मेरीन इकोसिस्टम है इसके अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं जो कि फूड चेन और फूड वेब का जो बेसिक रोल प्ले करते हैं। जब उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी तो मेरीन इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब होगा। तो इस तरह से जो ओजोन डिप्लीशन है जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रही है, इसकी वजह से किस किस तरह से और कितनी बुरी तरह से जो सारी लाइफ फॉर्म्स हैं वो उनकी लाइफ को ख़तरा हो रहा है। सो गाइज़ ये हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ होना चाहिए कि हम अपने इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा रखें, ऐसे केमिकल्स या ऐसी सब्सटेंसेस का इस्तेमाल कम से कम करें जो कि हमारे इन्वायरमेंट को हमारे लिए नुकसानदा बना रहे हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।